इन फिजियोलॉजी ऑफ इसोफेगस। तो सबसे पहले इसोफेगस एक फाइब्रोमस्कुलर ट्यूब है जो कि 25 सेंटीमीटर लॉन्ग स्ट्रक्चर है। बॉडी में और भी बहुत सारे 25 सेंटीमीटर लॉन्ग स्ट्रक्चर्स हैं, वो इंपॉर्टेंट वाइवा क्वेश्चन है, आ सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसके बाद उसका एक्सटेंशन कितना होता है, लोअर एंड ऑफ फेरिंग C6, मतलब जहाँ पे हम लोग का हाइपोफेरिंग सेंड होता है, मतलब C6 लेवल, या फिर अगर हम लोग बोले तो लोअर एंड ऑफ क्रिकॉइड कार्टिलेज, वहाँ से लेके T11 मतलब कार्डियक एंड ऑफ स्टमक तक, ठीक है। तो ये कहाँ से जाता है, हम लोग का C6 मतलब सर्विक्स मतलब नेक से जाके एब्डोमेन तक जा रहा है। वर्टिकली इंक्लाइन, मतलब ये क्या है, सीधा रहता है, बट एक जगह जो होता है वो टेढ़ा हो जाता है थोड़ा सा। आर्च ऑफ आयोटा के अराउंड क्या होता है, वो थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ चला जाता है, और फिर मतलब लेफ्ट की तरफ चला जाता है, फिर वापस सीधा हो जाता है। मतलब मैक्सिमम केसेस में क्या रहता है, टेढ़ा ही रह जाता है, लेफ्ट साइड में रहता है, बट फ्यू केसेस में विंड लाइन में आ जाता है, वो देखेंगे, ठीक है। उसके बाद इंपॉर्टेंट ये है कि उसका कितना कितना C6 से लेकर T11 तक होता है। उसके बाद उसका नॉर्मली 4 कंस्ट्रक्शन, यहाँ पे 3 लिखा है बट 4 कंस्ट्रक्शन याद रखना है। 4 कंस्ट्रक्शन मेनली होता है, जिसका जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 4 कंस्ट्रक्शन, नंबर 1 है हम लोग का C6, ये जो 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द इंसिजर। हम लोग जब भी इसोफेगस का लेंथ लेते हैं हमेशा इंसिजर से लेते हैं, बिकॉज इट इज़ अ डेफिनाइट पॉइंट। सो इंसिजर से 15 सेंटीमीटर दूरी तक अगर हम लोग मेजर करेंगे तो जो पॉइंट आएगा वो C6 लेवल पे आएगा। C6 लेवल मतलब जो क्राइकोफेरेंजियल, जहाँ पे इसोफेगस एंड मतलब बनता है, मतलब स्टार्ट होता है बनना, वहाँ पे होता है कंस्ट्रक्शन। तो ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद T4 पे लेवल होता है। T4 इज अराउंड आर्च ऑफ आयोटा 25 सेंटीमीटर। उसके बाद T5 व्हेन इट क्रॉसेस द लेफ्ट मेन ब्रोंकस, इट इज अराउंड 27 सेंटीमीटर। और लास्ट में व्हेन इट क्रॉसेस द डायफ्राम, जब डायफ्राम क्रॉस करता है मतलब T10 लेवल पे डायफ्राम क्रॉस करता है, और T11 लेवल पे वो स्टमक के कार्डियक एंड के साथ मिल जाता है। तो ये 4 पॉइंट, मतलब कौन सा हो गया, C6 15 सेंटीमीटर क्राइकोफेरेंजियल जॉइंट, क्राइकोफेरेंजियल जंक्शन, T4 25 सेंटीमीटर आर्च ऑफ आयोटा, T5 27 सेंटीमीटर लेफ्ट मेन ब्रोंकस, और 40 सेंटीमीटर T10, दैट इज व्हेन इट क्रॉसेस द डायफ्राम एंड एंटर्स इनटू द एब्डोमेन। उसके बाद यही चीज़ें लिखी हुई है यहाँ पे। बस एक चीज़ लिखा हुआ है कि यहाँ पे ये सब क्या है, ये दिस पॉइंट्स आर मोस्ट कॉमन पॉइंट्स फॉर लॉजमेंट ऑफ फॉरेन बॉडीज। इसके अलावा और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जैसे कि जब हम लोग इसोफेगोस्कोपी करते हैं, मतलब एंडोस्कोपी करते हैं, तो ये पॉइंट्स पे हम लोग को ध्यान से रखना पड़ता है, क्योंकि अगर यहाँ पे कॉन्स्ट्रिक्शन है, अगर अच्छा हमने मतलब फोर्सफुली घुसा दिया रिजिड एंडोस्कोप, तो रप्चर परफोरेशन होने का चांसेस होता है। उसके बाद फॉरेन बॉडी तो लॉज होगा। उसके बाद इसोफेजियल कार्सिनोमा होने का भी सबसे ज़्यादा मतलब कॉमन साइट से ही होता है, प्रेडिक्शन फॉर causing esophageal carcinoma, मतलब appearance of esophageal carcinoma in these places। उसके बाद उसके 4 लेयर होते हैं, तो सबको पता है जीआईटी में 4 लेयर होते हैं, म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, मस्कुलस लेयर एंड फाइब्रस लेयर। तो म्यूकोसा स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम होता है, यस। सब म्यूकोसा में क्या होता है, सब म्यूकोसल टिश्यू होता है, और उसमें सब म्यूकोस ग्लैंड होता है। ये ग्लैंड जो होते हैं ऊपर की तरफ कम होते हैं, जैसे जैसे इसोफेगस नीचे की तरफ जाता है तो सब म्यूकोस ग्लैंड धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं। उसके बाद मस्कुलर लेयर में क्या होता है, 2 लेयर होता है, इनर सर्कुलर, आउटर लॉन्गिट्यूडिनल। और याद रखना एक खास बात, इसे हमने पढ़ा था ना, ये जो इसोफेगस है, इसको 3 पार्ट में अगर हम लोग डिवाइड करेंगे, अपर 1/3, मिडिल 1/3 एंड लोअर 1/3, तो उसका अपर 1/3 जो होता है ना, इट इज उसका जो मसल होता है वो स्ट्रेटिफाइड होता है, मतलब कि वॉलंटरी वाले मसल होते हैं, स्ट्रेटिफाइड मसल्स होते हैं। उसके बाद मिडिल जो होता है उसमें मिक्सड होता है, और नीचे की तरफ इट इज स्मूथ मसल्स, ओके। तो ये इसका खास बात है, लिखा हुआ है अपर 1/3 इज स्ट्रेटिफाइड, लोअर 1/3 मिडिल होता है स्ट्रेटेड स्मूथ मिक्स होता है। उसके बाद फाइब्रस लेयर मतलब बाहर की तरफ फाइब्रस लूज कवरिंग लगी रहती है। उसके बाद ये जो डायग्राम है वही चीज़ लिखा हुआ है। देन वी हैव नर्व सप्लाई, पैरासिम्पैथेटिक नर्व आते हैं हम लोग का वेगस नर्व से, वेगस से आता है रिकर लेरिंजियल, उससे आता है, और हम लोग का सिम्पैथेटिक नर्व से आता है, लिम्फेटिक ड्रेनेज, डीप सर्विकल, पोस्टीरियर मेडिस्टल और गैस्ट्रिक नर्व्स। इंपॉर्टेंस ये है कि ये जो होते हैं ये तीनों के तीनों मतलब क्लिनिकली हम लोग एसेस नहीं कर सकते। तो अगर कोई इसोफेजियल कार्सिनोमा का केस है तो बहुत लेट मेटास्टेसिस होने के बाद हम लोग को पता चलेगा। उसके बाद अप्लाइड फिजियोलॉजी में बस ये जानना है कि इसके तो हाई प्रेशर फिजियोलॉजिकल स्फिंक्टर्स होते हैं इसोफेगस के, एक अपर इसोफेजियल स्फिंक्टर, एक लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर। अपर इसोफेजियल स्फिंक्टर कहाँ पे प्रेजेंट होता है, एट द अपर बॉर्डर ऑफ इसोफेगस। जब इसोफेगस मतलब स्टार्ट होता है, जब बनना स्टार्ट होता है, फेरिंग से इसोफेगस का जो ट्रांजिशन होता है उस रीजन में 3 to 5 सेंटीमीटर लंबा होता है, और उसका फंक्शन ड्यूरिंग एक्ट ऑफ स्वेलिंग। उसका लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर क्या करता है वो तो पता ही है, जब हम लोग का इसोफेगस स्टमक के कार्डियक एंड में एंड करता है, उस जगह में 3 to 5 सेंटीमीटर जो रिफ्लेक्स होता है उसको लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर कहते हैं। वो बेसिकली इसोफेजियल रिफ्लेक्स को प्रिवेंट करता है, मतलब कि रिगर्जिटेशन ऑफ फूड बैक इनटू द इसोफेगस को प्रिवेंट करता है, ठीक है। और फिजियोलॉजी ऑफ स्वेलिंग में 3 फेज होते हैं, ओरल फेज, फेरेंजियल फेज और इसोफेजियल फेज। तो सबसे पहले ओरल फेज में क्या होता है, इसमें मतलब
माउथ में क्या रखेंगे, फूड को रखेंगे, फूड च्यू होगा, च्यू होने के बाद सलाइवा के साथ मिक्स होगा, सलाइवा के साथ मिक्स होने के बाद एक बोलस बनेगा। अब बोलस क्या होगा, बोलस को क्या होगा, टंग जो होगा, टंग पैलेट के ऊपर, मतलब पैलेट की तरफ ऐसे लगेगा, ऊपर की तरफ पुश करेगा, जिसकी वजह से जो बोलस ऑफ फूड होगा वो पीछे की तरफ आ जाएगा और फेरिंग्स में एंटर करेगा। तो ये था ओरल फेस। ओरल फेस फेरिंजियल फेस, एज सुन एज जो फूड मतलब टंग ऊपर की तरफ गया, पैलेट के अगेंस्ट पुश किया, फूड पीछे की तरफ आया और फेरिंग्स में जैसे ही फेरिंजियल म्यूकोसा के टच में आया तो फेरिंजियल फेस स्टार्ट हो जाता है। इसमें क्या होता है, मतलब सीरीज ऑफ रिफ्लेक्स रिएक्शन मतलब पेरिस्टैल्सिस से होता है, जिसकी वजह से कि वो ओरोफेरिंग से पीछे की तरफ हाइपोफेरिंग्स, हाइपोफेरिंग से फिर इसोफेगस चला जाता है। ठीक है, उसके बाद इसमें क्या क्या स्टेप्स हैं, क्लोजर ऑफ नेजोफेरिंग्स। नेजोफेरिंग्स ऊपर की तरफ हम लोग को पता है कि जो सॉफ्ट पैलेट होता है ऊपर की तरफ जाता है और हम लोग का जो पैसिवेंट स्टेज होता है उसमें जाके अधेर हो जाता है, जिसकी वजह से फूड जो होता है नेजोफेरिंग्स में नहीं जा सकता। और सिमिलरली हम लोग का ओरोफेरिंजियल इस्टमस क्या है, हम लोग का जो इसमें दो चीज़ें, एक जो होता है टंग जो होता है पैलेट के ऊपर, मतलब पैलेट के अगेंस्ट पुश कर रहा है, ये एक प्रिवेंट कर रहा है फूड वापस आने में। दूसरा है हम लोग का जो पैलेटोग्लॉसस, मतलब हम लोग का जो पैलेट से टंग तक जो मसल गया है पैलेटोग्लॉसस मसल, वो भी एज ए स्फिंक्टर काम करता है। उसके बाद और क्या, क्लोजर ऑफ लैरिंक्स, तो हम लोग को पता ही है। बहुत सारे पॉइंट्स हैं, मेन पॉइंट होता है कि एपिग्लॉटिस जो होता है ग्लॉटिस को कवर कर देता है। उसके अलावा फॉस वोगल और ट्रू वोगल कॉर्ड, इन लोग का भी क्लोजर होता है। एरी एपिग्लोटिक फोल्ड का भी कॉन्ट्रैक्शन होता है। उसके बाद हम लोग का जो रेस्पिरेशन होता है वो टेम्परेली स्वेलिंग के टाइम हम लोग नोटिस करेंगे कि वो रुक जाता है। ठीक है, उसके बाद कॉन्ट्रैक्शन ऑफ फेरेंजियल, हाँ उसके बाद फेरेंजियल मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और जो नीचे की तरफ क्राइकोफेरेंजियस मसल होगा वो रिलैक्स करेगा ताकि फूड नीचे आ सके। उसके बाद फूड एज सून एज इसोफेगस में आ गया, उसके बाद क्या होगा, जो हम लोग का क्रिकोफेरेंजियल स्फिंक्टर वापस क्लोज हो जाएगा ताकि फूड वापस ना आए। ठीक है, उसके बाद हम लोग का फूड आया मतलब थ्रू पेरिस्टैटिक मूवमेंट स्टमक तक आया। उसके बाद गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर जो नीचे होता है, जो लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर आल्सो नोन एज गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर, रिलैक्स करेगा, जिसकी वजह से फूड एंटर किया। उसके बाद फूड फूड जैसे ही स्टमक के अंदर आएगा वो वापस कॉन्ट्रैक्ट हो जाए ताकि फूड रिगर्जिटेट न कर सके। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछना है कि रिगर्जिटेशन ऑफ फूड के लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो कि प्रिवेंट करते हैं रिगर्जिटेशन ऑफ फूड। तो पहला हो गया टोन ऑफ गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर। जो हम लोग का लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर है वो हमेशा, मतलब उसका टोन अराउंड 30 टू 10 टू 30 mm ऑफ मर्क्यूरी, उसका मतलब प्रेशर हमेशा बाय डिफॉल्ट रहता है, जिसकी वजह से कि फूड वापस नहीं आता। प्लस नेगेटिव मेटाथोरेसिक प्रेशर, हम लोग का जो थोरैक्स जो प्रेशर होता है वो नेगेटिव होता है और हम लोग एब्डोमेन का प्रेशर पॉजिटिव होता है। तो ये क्या करता है, इसकी वजह से हम लोग जो इसोफेगस होता है वो हमेशा कोलैप्स स्टेज में रहता है। ठीक है, हमेशा कोलैप्स स्टेट में रहेगा बिकॉज एब्डोमेन प्रेशर इज मोर देन थोरैसिक प्रेशर, तो कोलैप्स स्टेट में होगा, इसलिए वापस फूड नहीं आएगा। उसके बाद पिंच ऑफ डायफ्राम, हम लोग का राइट क्रस होता है डायफ्राम का, वो क्या करता है, ऐसे करके इसोफेगस को दबा के रखता है, जिसकी वजह से कि इसोफेगस वापस मतलब हमेशा कोलैप्स रहता है। अब क्या होता है ना, हाइटल हर्निया के केस में, हाइटल हर्निया मतलब क्या, जो जो हम लोग का स्टमक और इसोफेगस का जो लोअर बिलो द डायफ्राम है वो डायफ्राम के ऊपर चले जाएंगे। ऊपर चले जाने से क्या होगा, अब डायफ्राम उसको ऐसे कंप्रेस नहीं कर सकता। तो हाइटल हर्निया के केस में क्या होता है ना, हम लोग को रिवर्जिटेशन मिलता है। ऑल्सो एक चीज़ बताना भूल गया मैं, टोन ऑफ गैस्ट्रोफिजियल स्फिंक्टर, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछते हैं प्रेगनेंसी। बहुत सारे ऐसे ड्रग्स हैं जैसे कि नाइट्रेट्स हो गए और भी जितने भी स्मूथ मसल रिलैक्सेंट ड्रग्स है ना ओवरऑल, वो क्या करते हैं, टोन ऑफ गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर को कम करेंगे ना। तो कम करेंगे तो क्या होगा, फूड रिगर्जिटेट होगा। तो अगर हम लोग का क्वेश्चन आया कि विच आर द फॉलोइंग ड्रग्स डिक्रीजेस द लोअर इंक्रीजेस द चांस ऑफ रिगर्जिटेशन, तो या तो दिमाग में रखना है कि जो स्मूथ मसल को रिलैक्स करता है। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रेगनेंसी के केस में लोगों ने सुना होगा कि बहुत ज़्यादा मतलब वॉमिटिंग होना, रिगर्जिटेशन ऑफ फूड होना, एसिड बर्न होना बहुत कॉमन चीज़ है, बहुत कॉमनली पेशेंट्स कंप्लेन करते हैं। वो क्यों होता है, बिकॉज हम लोग का प्रेगनेंसी के इसमें प्रोजेस्टेरोन बढ़ जाता है और हम लोग को पता है कि प्रोजेस्टेरोन एक स्मूथ मसल रिलैक्सेंट है। अब स्मूथ मसल रिलैक्सेंट है तो क्या होगा, वो गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर का टोन को कम कर देगा, जिसकी वजह से कि फूड क्या होगा, स्टमक से इसोफेगस चला जाएगा। इसकी वजह से हम लोग को प्रेगनेंसी के केस में ये चीज़ मिलती है। ठीक है, उसके बाद ये तो हमने पढ़ा हाइटल हर्निया, ये दोनों चीज़ हाइटल हर्निया के साथ रिलेटेड है। म्यूकोसल फोल्ड्स भी, हम लोग का जो गैस्ट्रिक फोल्ड्स होते हैं कार्डिया के रीजन में, वो भी हम लोग को वाल्व जैसे एक्ट करते हैं और मैकेनिकली क्लोज करते हैं। तो हाइटल हर्निया के केस में क्या करेंगे ना, अगर हम लोग देखेंगे तो हाइटल हर्निया एंडोस्कोपी करेंगे तो विल सी दैट जो फोल्ड्स हैं वो डायफ्राम के ऊपर पहुंच गए हैं। ठीक है, इसका मतलब हाइटल हर्निया हो चुका है। ठीक है, उसके बाद इसोफेगो गैस्ट्रिक एंगल, जो इसोफेगस और गैस्ट्रिक जो गैस्ट्रिक का जो एंगल होता है, ठीक है, वो नॉर्मली एक्यूट एंगल होता है। ठीक है, ये इसोफेगस और ये है स्टमक। ठीक है, समझ रहे हो ना, ये इसोफेगस ये स्टमक, तो ये जो एंगल है ना ये हमेशा अराउंड 50 टू 60 डिग्री एक्यूट एंगल रहता है। बट ये जो होता है अब हम लोग का इसोफेगस ऐसे है, स्टमक ऐसे, तो ये ऐसे कंप्रेस करके रखता है जिसकी वजह से फूड वापस नहीं आता। बट क्या होता है ना, कभी कभी किसी किसी इसको एंगल ऑफ हिस भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इसको एंगल ऑफ हिस कहते हैं। और ये अगर एंगल ऑब्ट्यूज हो गया लेट से किसी केस की वजह से, तो उस केस में क्या होगा, हम लोग का मतलब रिगर्जिटेशन होगा। उसका स्लाइटली पॉजिटिव इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर, अभी हमने यहाँ पे पढ़ा था ना
कि इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर जो होता है हाई रहता है एज कम्पेयर टू इंट्रा थोरेसिक प्रेशर। इसके वजह से कि जो हम लोग का डायफ्राम के नीचे वाला पार्ट होता है इसोफेगस का, वो कंप्रेस हो जाता है इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर हाई होने की वजह से, जिसकी वजह से रिगर्जिटेशन ऑफ फूड नहीं होता है। ठीक है।